हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टीचिंग लाइन पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग देखिएगा पर्यावरण का। यह हम लोग आठवां प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जो कि आज का ये हम लोग जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, इसमें हम लोग देखिएगा यह जो 2021 का यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसका हम लोग प्रश्न करेंगे, जो कि यह एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं और यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला पेपर और सेकंड पेपर जो है, इससे जो प्रश्न पूछे गए हैं तो उसको हम पूरे लेके आए हैं। और यहाँ पे देखिएगा जो सेकंड पेपर का प्रश्न है, उसमें से कुछ प्रश्न हम लोग लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का यह प्रश्न। वीडियो में बने रहेगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिएगा स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्न। देखिएगा आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है। या प्रश्न पूछा है मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो कौन सा भाग है, यह प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसको ध्यान रखना, यह भाग है 3, ठीक ना, भाग 3 है। अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद आप याद रखना। अनुच्छेद की बात करते हैं तो यहाँ पे 12 से 35 याद रखना। 12 से 35 जो अनुच्छेद है, यह याद रखना मौलिक अधिकार से संबंधित है। अगर बात करते हैं एक एक करके अनुच्छेद पूछ लिया जाता है ये क्रम में, तो वो ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है समानता का अधिकार, ठीक ना। समानता का अधिकार की बात करते हैं तो समानता का अधिकार ये 14 से लेकर 18 तक है, ठीक ना। समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार याद रखना, स्वतंत्रता का अधिकार पूछ लिया जाता है तो यह याद रखना पूछा जाता है 19 से यह 22 तक है। इसको आपको ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं तो यह जो है हमारा 23 से याद रखना 23 से लेकर 24 तक है, 23 से लेकर 24 तक है। उसके बाद देखिएगा धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है, धर्म की स्वतंत्रता की बात किया जाए तो यह इसका बात आपसे पूछा जाता है तो यह याद रखना 25 से लेकर 28 तक है, ठीक ना। 25 से लेकर 28 तक है। उसके बाद हमारा आता है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, याद रखना सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार की बात करते हैं तो इसको ध्यान रखना सांस्कृतिक सांस्कृतिक और यहाँ पे शैक्षिक अधिकार जो है, शैक्षिक अधिकार की बात करते हैं तो शैक्षिक अधिकार जो है ये 29 से 30 तक है, 29 से 30 तक है। उसके बाद संवैधानिक अधिकार की बात करते हैं, संवैधानिक अधिकार की बात करते हैं तो संवैधानिक अधिकार 32 है। इसको आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है तो यह आपको ध्यान रखना है। चलिएगा आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया था। तो यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो यह आप ध्यान रखना। थोड़ा सा आपको आवाज़ बैकग्राउंड से सुनने को मिलेगी, लेकिन आप लोग थोड़ा सा उसको एडजस्ट करिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा साइड में काम चल रहा है। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा जो 73वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो यह 1992 में हुआ था, ठीक ना। 1992 में हुआ था, जो कि पंचायत राज को सुदृढ़ करने के लिए किया गया था। यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। अगर अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद पूछा जाता है तो ये भी ध्यान रखना अनुच्छेद 243 में है, ठीक ना। 243 में अगर भाग पूछा जाए तो भाग की बात करते हैं तो भाग 9 में ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है तो यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिएगा हमारा जो 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था, यह जो संशोधन हुआ था ये ग्रामीण मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़ा गया था, जो कि शिक्षा का अधिकार था 21 से, याद रखना शिक्षा का मौलिक अधिकार था, ये आपको याद रखना 21 से जोड़ा गया था। उसके बाद 44वां की बात करते हैं तो यह 1978 में किया गया था, जो कि संपत्ति का अधिकार था, ठीक ना। यह संपत्ति का अधिकार इसको बात करते हैं, संपत्ति का अधिकार की बात करता है। उसके बाद इसमें से पूछा जाता है। उसके बाद देखिएगा हमारा 42वां अधिकार की बात करते हैं, 42वां की बात करते हैं तो 42वां की बात करते हैं तो ये 1976 में, याद ना 1976 में यह समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो शब्द है, ये शब्द जो जोड़े गए थे 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ये आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है तो यह आपको ध्यान रखना। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। चलिएगा आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है, बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपसे पूछा जाता है तो इसको ध्यान रखना द हेग में है। द हेग कहाँ पे है तो यह नीदरलैंड में है, याद रखना नीदरलैंड में है। ये भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है। तो यह आपको याद रखना है, यह विषय जो हमारा समवर्ती सूची है, याद रखना
यह समवर्ती सूची विषय है, यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। इसको ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। यह जोड़ा गया था यातना समवर्ती सूची 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। इसी के तहत इसे जोड़ा गया था, जो कि समवर्ती सूची पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। अगर एक बात और पूछा जा सकता है कि समवर्ती सूची यह किस देश से लिया गया है, यह आपसे पूछा जाता है किस देश से लिया गया है। या आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा, यह किस देश से लिया गया है समवर्ती सूची का विषय। चलिएगा आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? तो विदेश नीति से संबंधित है तो यह कौन सा सिद्धांत है? तो यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो यह अनुच्छेद 51, ठीक ना, अनुच्छेद 51 जो है यह नीति निर्देशक सिद्धांत जो है विदेश नीति से संबंधित है। यह आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यह आपको याद रखना, यह जो सर्वाधिक उपयुक्त है विश्व का राजनैतिक मानचित्रण जो है यह सर्वाधिक उपयुक्त होता है। यह आपको ध्यान रखना कि जब में पूछा जा सकता है। उसके बाद नहीं सॉरी, यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे हमारा जो होगा ग्लोबल, याद रखना यहाँ पे ये नहीं होगा, हमारा यहाँ पे ग्लोब होगा, ठीक है ना, ग्लोब यह सर्वाधिक उपयुक्त होगा, जो कि यह मानचित्र के लिए पूरा महाद्वीप का उसके लिए सबसे अच्छा जो होगा हमारा ग्लोब होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यू आकार की घाटी का निर्माण होता है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो यू आकार की घाटी की बात करते हैं तो देखिएगा जो भी आकार की घाटी होती है या ना नदियों द्वारा बनाई जाती है, और इसी को भी आकार की घाटी को ही क्या करता है हिमनदी जो होती हैं इसी को यह काट कर इसको यू आकार की बना देती हैं। तो यह आप ध्यान रखना, यह हिमनदी द्वारा यह बनाया जाता है यू आकार की घाटी, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिएगा आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी अगर पूछा जाता है तो कहाँ पे? सिडनी है, कैनबरा है, मेलबर्न है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है यह कैनबरा है, ठीक ना, कैनबरा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है एक और, देखिएगा कि किस देश में क्रिसमस डे गर्मी में मनाया जाता है? आपको याद रखना किस देश में क्रिसमस डे, याद रखना क्रिसमस डे जो कि गर्मी में मनाया जाता है, ठीक ना, यह गर्मी में मनाया जाता है। तो यह हमारा जो है गर्मी में मनाया जाता है, तो वह ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। यह इस समय जो ऑस्ट्रेलिया का सीजन होता है वहाँ पे गर्मी होता है, ठीक ना। चलेगा आगे चलते हैं। निम्नलिखित जलाशयों में से कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है? रिहंद परियोजना से संबंधित कौन सा जलाशय है, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। देखिएगा रिहंद की बात करते हैं तो यह रिहंद नदी पे है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, याद ना, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है कहाँ पे? रिहंद नदी पे है, याद ना, रिहंद नदी पे है। और यह कहाँ परियोजना है? तो ये भी आप याद ना, ये सोनभद्र में, कहाँ पे? सोनभद्र में। ये आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ये बातें आप ध्यान रखना, यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिएगा गांधी सागर और हमारा जो है जवाहर सागर की बात करते हैं। तो ये गांधी सागर और जवाहर सागर जो है ये चंबल नदी पे है, ठीक है, चंबल नदी पे है। और कहाँ पे है, किस राज्य में है? तो एमपी और राजस्थान, ठीक है ना, एमपी और राजस्थान में है। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। उसके बाद देखिएगा हमारा आता है गोविंद सागर की बात करते हैं। तो गोविंद सागर की बात करते हैं तो यह भाखड़ा नांगल परियोजना है, इसी सागर पे, इसको याद रखना, इसी गोविंद सागर पर ही ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो यह याद रखना चलिएगा इसमें देखिएगा गोविंद सागर जो यह परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा याद रखना, भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है ना, भाखड़ा नांगल परियोजना की बात करते हैं तो इस यहीं पे है। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा शिवकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा की बात करते हैं। शिवकिला जो दर्रा है इसको आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो यह हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, या आप याद रखना हिमाचल प्रदेश में है। और यही जो शिवकिला दर्रा है, शिवकिला ही दर्रा से जो सतलज नदी है यहीं से प्रवेश करती है भारत में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस की बात करते हैं तो खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपसे पूछा जाता है। यह देखिएगा खेल दिवस जो है यह मेजर ध्यानचंद
जो खिलाड़ी हैं उनकी जयंती पे मनाया जाता है 29 अगस्त को, ठीक ना, 29 अगस्त को मनाया जाता है। आप इसको ध्यान रखिएगा, चलेगा। उसके बाद देखिएगा भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। भारत की बात करते हैं तो भारत में कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र है। यह आपको याद रखना होगा। कुल मुख्य, अगर मुख्य क्षेत्र पूछे जाए तो मुख्य जो क्षेत्र है यह 15 है, मुख्य क्षेत्र जो है यह 15 है। अगर बात करते हैं आगे तो देखिएगा 73 अगर पूछ लिया जाता है तो 73 उप क्षेत्र हैं इसके, याद ना, 73 उप क्षेत्र हैं। ये भी आपको ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जाता है। 73 उप क्षेत्र में इसे विभाजित किया गया है, ठीक ना, इसे विभाजित किया गया है, तो यह आपको ध्यान रखना है, चलेगा। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती है, बताइएगा, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो मानव शरीर की बात करते हैं तो ये 24 पसलियां होती हैं, ठीक ना, 24 पसलियां टोटल होती हैं। 12 पसलियां एक एक साइड होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, चलेगा। TAB का टीका किस रोग से बचाव करता है, TAB का टीका की बात करते हैं, यह किस रोग से बचाव करता है, बताइएगा। तपेदिक से, काली खांसी से, डिप्थीरिया से, मियादी बुखार से। तो यह देखिएगा यहाँ पे TAB का टीका जो है मियादी बुखार से बचाव करता है, ठीक ना, मियादी बुखार से बचाव करता है, जो कि यह टीका टाइफाइड और यहाँ पे पैराटाइफाइड के बचाव के लिए किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है, यह आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगर बात करते हैं डिप्थीरिया की, तो डिप्थीरिया में जो होता है हमारा DTAP, याद ना, DTAP का जो टीका होता है यह लगाया जाता है डिप्थीरिया और टिटनेस के लिए। ये भी आप यहाँ टिटनेस के लिए लगाया जाता है DTAP का टीका। उसके बाद देखिएगा हमारा आता है BCG का टीका। BCG का टीका की बात करते हैं तो यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो यह जो टीका तपेदिक के लिए लगाया जाता है, तपेदिक के लिए लगाया जाता है, टीबी के लिए लगाया जाता है। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना, चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करते हैं, यह किस दिन मनाया जाता है। देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है, ठीक ना, यह मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना। इसकी शुरुआत हुई थी 11 दिसंबर, याद रखना, 11 दिसंबर 2014 में, ठीक ना, 2014 में मनाई गई, तब से यह इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो इसको अगर हम सही बता रहे हैं यहाँ तो इसको आप लोग करेक्ट करिएगा, बताइएगा इसको सही है, चलेगा। आगे चलते हैं। उसके बाद देखिएगा WWF से आशय क्या है, WWF से आशय की बात करते हैं, इसका WWF की बात करते हैं तो इसकी स्थापना पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1961 में हुई थी, ठीक ना, 1961 में हुई थी, लेकिन इसका नाम बदलकर रखा गया था, आपको याद था, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर रखा गया। कब रखा गया, तो 1986 में, याद है ना, 1986 में इसका नाम बदल गया। पहला नाम था इसका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका नाम था, ये आपको ध्यान रखना है, चलिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिएगा फूलों की घाटी अवस्थित है, बताइएगा फूलों की घाटी की बात करते हैं, यह कहाँ पे अवस्थित है। तो जो फूलों की घाटी है यह चमोली जिला, याद है ना, चमोली जिला में, कहाँ पे, उत्तराखंड में, चमोली जिला उत्तराखंड में। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल किया था 2005 में, याद ना, 2005 में इसको शामिल कर लिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिएगा जो उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में केदार वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, ठीक ना, केदार, याद ना, केदार वन्यजीव अभ्यारण्य है, यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद हमारा पूछा जाता है वन्य जीव संरक्षण जो केंद्र है, याद ना, वन्य जीव संरक्षण केंद्र, याद ना, वन्य जीव संरक्षण केंद्र की बात करते हैं, केंद्र कहाँ पे है, तो ये भी याद रखना, यह कहाँ पे है, तो यह देहरादून उत्तराखंड में है, देहरादून उत्तराखंड में, तो ये बातें ध्यान रखना है, चलिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। तो प्रदूषण से मापन से संबंधित की बात करते हैं तो यह याद रखना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, ठीक ना, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, और इसकी स्थापना 1974 में की गई है, ठीक ना, 1974 में इसकी स्थापना की गई है, जो कि यह प्रदूषण को जो मापती है यह बोर्ड, इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है हमारा देखिएगा
कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी यह बताइएगा कहाँ पे अवस्थित है। तो यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। कोटोपैक्सी की बात करते हैं तो यह एंडीज पर्वतमाला का हिस्सा है, ठीक ना, एंडीज पर्वतमाला का हिस्सा है, जो कि यह कहाँ पे, इक्वाडोर में, इक्वाडोर में है। इक्वाडोर कहाँ पे, तो यह दक्षिण अमेरिका में है, ठीक ना, दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। बताइएगा, जो तिब्बत की सांगपो नदी है वह भारत में जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है। देखिएगा, वह भारत में तो प्रवेश करती है, याद है ना, अरुणाचल प्रदेश से, ठीक ना, कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, दिहांग के नाम से जाना जाता है। जब यह असम में आती है तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र। असम में से असम राज्य में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और असम राज्य की यह एक क्या है, यह शोक नदी के नाम से भी जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जब यह बांग्लादेश में जाती है, याद ना, बांग्लादेश में जानी जाती है, तो बांग्लादेश में यह जानी जाती है जमुना के नाम से, जमुना के नाम से जानी जाती है। और भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, ठीक ना। चलिएगा आगे चलते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, सुरमा घाटी, फूलों की घाटी, दोरांग घाटी और शांत घाटी। तो आप ध्यान रखना, जो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में पाई जाती है, यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता। और यहाँ पे ये कौन से राज्य में है, तो यह केरल राज्य में, ठीक ना, केरल राज्य में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, ये आप लोग जान ही गए हैं। चलेगा, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है, असत्य पूछा है। तो सबसे पहले तो हम इस एलपीजी के बारे में पहले सत्य क्वेश्चन जो लाइन है उसको हम खोजेंगे। देखिएगा, एलपीजी होता क्या, तो देखिएगा सबसे पहली लाइन है हमारी, उच्च उष्मीय मान जो होता है इसका, सब उच्च उष्मीय मान होता है, एक स्वच्छ ईंधन होता है, ये बात सही है। उसके बाद देखिएगा, यह नीले ज्वाला से जलने वाला होता है, ये भी बात सही है। लेकिन यह जो बात इसमें गलत है, यह याद रखना, मीथेन उत्सर्जन करने वाला, यह मीथेन गैस उत्सर्जित नहीं करती है, यह बातें ध्यान रखना। चलिएगा आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक बताइएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक की बात करते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, एक होता है जैविक, याद रखना, एक होता है जैविक, एक होता है अजैविक, ठीक है ना, एक होता है जैविक, एक होता है अजैविक होता है। यह प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, जिसको ध्यान रखना, जैविक में जीवित जीव आते हैं, याद रखना, जीवित जो जीव होते हैं वो आते हैं जैविक में। और अजैविक में निर्जीव, याद रखना, निर्जीव आते हैं, ठीक है, निर्जीव आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा आगे चलते हैं। मकर रेखा बताइएगा, मकर रेखा किसे कहा जाता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ को, 23.5 डिग्री को, 23 डिग्री साउथ को, और 23.5 डिग्री साउथ को। तो यह आप ध्यान रखना, जो हमारी पृथ्वी है, एक मिनट, यहाँ पे जो पृथ्वी हम बनाते हैं, देखिएगा यह पृथ्वी है मान लीजिए, और यह बीच से हमारी भूमध्य रेखा जाती है, ठीक ना, बीच से हमारी भूमध्य रेखा जाती है। ऊपर की ऊपर हमारा जो है यह जो नॉर्थ पोल है, और नीचे हमारा क्या है, साउथ पोल है। तो इसमें ध्यान रखना। और इसमें जो हमारी जो लाइन काटती है, देखिएगा यहाँ पे जो लाइन काटती है, तो नीचे जो हमारी मकर होती है, ठीक ना, मकर रेखा होती है, ऊपर कर्क होती है, ऊपर कर्क रेखा होती है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है कर्क रेखा होती है, और 23.5 डिग्री साउथ जो है मकर रेखा होती है। तो यह आपको ध्यान रखना है, यह जो हमारी होगी 23.5 डिग्री साउथ में, यह आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग जो है एजे टांसले ने, यहाँ पे जे होगा, एजे टांसले ने किया था, कब, 1935 में किया था, ये आपको ध्यान रखना। चलेगा, ध्रुव तारा कहा जाता है, ध्रुव तारा किसे कहा जाता है, तो यह आप ध्यान रखना, ध्रुव तारा की बात करते हैं तो यह उत्तरी तारा को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, उत्तरी तारा को कहा जाता है ध्रुव तारा। यह आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है इसको, तो ये बातें ध्यान रखना। चलेगा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं तो यह प्रारंभ किया गया था, कब प्रारंभ किया गया था, तो यह 1973 में, याद ना, 1973 में प्रारंभ किया गया था। अगर बात करते हैं कुछ यहाँ पे जो पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम पूछ लिया जाता है,
और जब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछा जाता है यह कब लागू हुआ था, प्रारंभ किया गया था, तो ये भी सब प्रश्न पूछा जाता है। देखिएगा सबसे पहले हम लोग देखिएगा यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है जैव विविधता अधिनियम अगर पूछा जाए याद रखना जैव विविधता विविधता विविध विविधता की बात करते हैं, जैव विविधता अधिनियम की बात करते हैं, अधिनियम की बात करते थे 2002 में यह आया था, इसको ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं, ये भी आप ध्यान रखना, पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में यह आया था, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिएगा वन्य जीव संरक्षण की बात करते हैं, वन्य जीव संरक्षण की बात करते हैं, तो वन्य जीव संरक्षण की बात करते हैं तो यह 1986 में, ठीक ना, सॉरी यह कब आया था, तो यह आया था 1900 वन्य जीव संरक्षण 1972 में, याद ना 1972 में आया था। तो यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है, यह प्रश्न का ऑप्शन हमारा ए सही होगा। चलेगा आगे चलते हैं, देखिएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, यह किस राज्य में है, तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो यह मध्य प्रदेश में है, ठीक ना, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में ही आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो यह याद रखना कूनो जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, ये भी आप ध्यान रखना। उसके बाद देखिएगा पेंच पूछा जाता है, पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। पन्ना की बात करते हैं, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। माधव याद रखना, माधव जो है ये भी मध्य प्रदेश में है। उसके बाद याद रखना बाधवगढ़, ठीक ना, बाधवगढ़ जो है राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे, ये भी मध्य प्रदेश में, ये प्रश्न आपको ध्यान रखना चलेगा। लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था, लखनऊ समझौता किन दो के मध्य हुआ था, यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें याद रखना जो लखनऊ समझौता हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था, जो कि इसके नेतृत्व कांग्रेस के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक, याद रखना बाल गंगाधर तिलक, याद रखना तिलक है, बाल गंगाधर तिलक है। मुस्लिम लीग की बात करते हैं तो यह याद रखना मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, याद रखना मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था नेतृत्व, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलेगा आगे चलते हैं, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहा जाता है, जंगली गधों का अभ्यारण्य की बात करते हैं, तो यह आप ध्यान रखना यह कहाँ पे, गुजरात में, यह गुजरात के कच्छ, याद रखना कच्छ के रण में है, और यह जंगली गधे पाए जाते हैं, ये भी आप याद रखना, यहाँ पे सफ़ेद गधे पाए जाते हैं, याद रखना सफ़ेद गधे भी पाए जाते हैं यहाँ पे, इसको ध्यान रखना चलेगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है, यह आपसे प्रश्न पूछा है। इसमें से बताएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, इसको आप लोग बताइएगा। तो इसको आप लोग बताइएगा, देखिएगा जो घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की बात करते हैं, ठीक ना, इकोसिस्टम की बात करते हैं, इसमें खाद्य श्रृंखला जो है हमारा, इसमें सबसे उच्च स्तर की श्रृंखला पूछी है, तो यह उसमें सबसे उच्च स्तर की जो श्रृंखला होती है, मांसाहारी जो जीव होते हैं, इसको ध्यान रखना, सबसे नीचे होता है हमारा क्या होता है, उत्पादक होता है, उसके बाद प्राथमिक आता है, उसके बाद द्वितीयक, तृतीयक, उसके बाद हमारा यह जो मांसाहारी जो जीव होते हैं यह सबसे ऊपर आते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है, इसमें सबसे उच्च स्तर का जो उपभोक्ता होता है यह मांसाहारी होता है। चलिएगा आगे चलते हैं, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, जो पृथ्वी के सबसे पास जो मंडल है, यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। देखिएगा पृथ्वी के जो मंडल है उसको 5 प्रकार में बांटा गया है, ठीक ना, 5 प्रकार में बांटा गया है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना, एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसमें से याद रखना, इसमें जो हमारा 4 मंडल दिया है, एक हमारा बहिर्मंडल होता है, ठीक ना, बहिर्मंडल होता है, ये भी याद रखना, ये 5वां बहिर्मंडल, इसको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा है कि पृथ्वी के सबसे पास तो है, जो पास है हमारा ये क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल में याद रखना ये बादल की प्रक्रिया जो होती है ये क्षोभ मंडल में होती है, ठीक ना,
बादल की प्रक्रिया जो होती है, यह जो बादल की प्रक्रिया होती है क्षोभ मंडल होती है। समताप मंडल में जो हमारे जहाज हैं, ठीक ना, हवाई जहाज याद रखना, हवाई जो जहाज हैं, ठीक ना, हवाई जहाज, यह समताप मंडल में इसको उड़ाया जाता है। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है हमारा, देखिएगा, मध्यमंडल। मध्य मंडल में आप जानते हैं कि मध्य मंडल में जो उल्का पिंड होते हैं वह आते हैं, इसी में जल जाते हैं। मध्य मंडल में उल्का पिंड होते हैं, इसी में आके जलते हैं मध्य मंडल में। तो यह सभी प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्जाम में। चलेगा, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था, यह कब पारित किया गया था? तो यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो यह आप ध्यान रखना, यह कब पारित किया गया था? तो यह 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। चलेगा, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया जो है यह पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? बताएगा, पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, बताएगा। इसमें से आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो इसमें याद रखना हुआ हमारा जैविक खेती, ठीक ना, यह प्रक्रिया संरक्षण में सहायक है। जैविक खेती में क्या होता है, जो जैविक चीज होती है, सिर्फ यह रसायन उसमें नहीं होता, रसायन की जो चीज़ें होती हैं वो नहीं पाई जाती हैं। जो जैविक चीज़ें सिर्फ बनाई जाती हैं, जो वातावरण को अच्छा बनाए रखती है, वह जैविक चीज़ होती है इसमें। तो वह हमारी जैविक खेती के लिए यह सबसे अच्छा होता है, इसको ध्यान रखना। चलिएगा, अम्लीय वर्षा की बात करते हैं। अम्लीय वर्षा संबंधित किससे है? अम्लीय वर्षा किससे संबंधित होता है? तो याद रखना, अम्लीय वर्षा पूछ लिया जाता है। तो अम्लीय वर्षा में जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, सल्फ्यूरिक H2SO4 की बात करते हैं, यह हमारा सल्फ्यूरिक एसिड जो है यह अम्लीय वर्षा होती है। यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। यह किससे रिएक्ट करके बनता है? तो यह SO2 से, सल्फर डाइऑक्साइड से यह रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। उसके बाद एक हमारा देखिएगा नाइट्रिक जो हमारा एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक जो एसिड होता है, ये भी हमारी जो अम्लीय वर्षा कराती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, कार्बन डेटिंग संबंधित करता है किससे? कार्बन डेटिंग की बात करते हैं, यह किससे संबंधित करता है? प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के वायु मापन के लिए, चट्टानों की शक्ति मापन के लिए, इनमें से सभी श्वेत पट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग। तो यह आप ध्यान रखना, जो कार्बन डेटिंग होता है, जो प्राचीन समय की स्थल होगा, हड्डियाँ होगी, सामग्री होगी, उसके वायु का मापन का पता लगाया जाता है। इस माप से पता लगाया जाता है कि कितने पुरानी वस्तु या कितने पुराने स्थल है, यह कार्बन डेटिंग से ही पता लगाया जाता है। उसके बाद देखिएगा, आगे चलते हैं। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? यह आप ध्यान रखना, 24 जनवरी 1950 को अपनाया था संविधान सभा ने। और इसे किसने, राष्ट्रीय गान को किसने लिखा है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, यह आपको ध्यान रखना है। चलेगा, बायोमैग्निफिकेशन है, बताइएगा बायोमैग्निफिकेशन क्या है? या आप जानते रहिएगा कि जो बायोमैग्निफिकेशन है, इसे जय आवर्धन जो होता है, उसी को इंग्लिश में कहा जाता है, बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है, जो कि समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता है, यह कहलाता है बायोमैग्निफिकेशन, ठीक ना। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक नहीं है, यह पूछा। अजैविक घटक की बात करते हैं, यह कौन सा नहीं है? देखिएगा, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो अजैविक घटक है यहाँ पे पूछा नहीं है, तो सबसे पहले तो हम अजैविक घटक को खोजेंगे। जो अजैविक घटक हैं, इसमें क्या आते हैं? हमारे निर्जीव वस्तु आती हैं, ठीक ना, निर्जीव वस्तु आती हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है, तो वह निर्जीव वस्तु को पहले हम लोग खोज लेते हैं। देखिएगा, मृदा जो होती है हमारी अजैविक होती है, प्रोटीन जो होता है हमारा अजैविक होता है, फास्फोरस जो होता है हमारा अजैविक होता है। यह जो सभी अजैविक है, जो बचा हमारा याद रखना वह जैविक चीज़ है। तो यह आप याद रखना, यह इसमें नहीं पूछा है, तो यही हमारा ऑप्शन 4 सही होगा। चलिएगा, आगे चलते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय की बात करते हैं, यह कहाँ पे अवस्थित है? देखिएगा, ग्रीन पीस की बात करते हैं तो यह एम्स्टर्डम में है। एम्स्टर्डम कहाँ पे? नीदरलैंड। कहाँ पे? नीदरलैंड
लैंड में है, ये भी आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह ग्रीन पीस है क्या, अगर पूछ लिया जाता है तो यह अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है, जिसकी स्थापना 1971 में की गई है, ठीक है। यह अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है, जिसकी स्थापना 1971 में की गई है। और इसमें देश पूछा जाता है कितने देश इसके सदस्य हैं, तो 55 से अधिक इसमें देश सदस्य हैं, ठीक ना। यह आपको ध्यान रखना है, चलेगा। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है। आर्सेनिक की बात करते हैं तो यह याद रखना, यह आर्सेनिक जल प्रदूषण एक प्रकार का होता है, जो कि मानव इस जल को जो व्यक्ति या जानवर पीता है उस पर यह नुकसान करता है, उसके जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, उस पर नुकसान पहुंचाता है। और उससे क्या होता है, उससे कैंसर भी होता है आर्सेनिक से। यह जो सबसे अधिक पाया जाता है ना, यह याद रखना पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यह आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं। देखिएगा पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क की बात करते हैं तो जो हमारा यह इंडिया है ना, यहाँ से याद आना, ये हमारा जो दक्षिण और पश्चिम जो हवाएं होती है, इस तरह दक्षिण पश्चिम जो हवाएं होती है, यह जो जाती है यहाँ पे, देखिएगा हमारा यह पश्चिमी घाट है, तो यहाँ पे जो पश्चिमी घाट है यहाँ से टकराती है। और यहाँ पे जो जो पश्चिमी जो हिस्सा है, इसका पश्चिमी जो हिस्सा होता है ना पश्चिम घाट का, यहीं पे यह क्या करती है, यह रेन शैडो बना लेती है, यहाँ पे बारिश नहीं कर पाती है अच्छे से, तो ये इसी को कहा जाता है रेन शैडो प्रभाव। यह दक्कन शुष्क हो जाता है इसी को रेन शैडो के प्रभाव से, यह आपको ध्यान रखना है। ये जो पश्चिम घाट के दक्कन शुष्क हैं, यह रेन शैडो के प्रभाव से शुष्क हो जाते हैं, ठीक है ना। चलेगा, आगे चलते हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया जाता है, बताइएगा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम की बात करते हैं, यह पारित किया जाता है, यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, ये भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसमें आप ध्यान रखना, यहाँ पे एक मिनट, हाँ चलेगा। तो इसमें देखिएगा जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में यह अधिनियम आया था, यह आपको ध्यान रखना है, चलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिएगा वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। तो सौर विकिरण कहलाती है उस सौर स्थिरांक को, ठीक है ना, सौर स्थिरांक को कहा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना, चलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य आपसे प्रश्न पूछा जाता है। जब मौलिक कर्तव्य लिया गया था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे इसे लाया गया था यूएसएसआर से, ठीक है ना, यूएसएसआर से लाया गया था, यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसे संविधान में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976, याद रखना 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया था। और जब जोड़ा गया था तो उस मौलिक अधिकार जो थे हमारे वह 10 थे। इसके बाद हमारा जो 86वां जो संविधान संशोधन हुआ, उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, यह आपको ध्यान रखना, यह प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक ना। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही प्रश्न करते हैं। आप बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे, आप लोग को बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।